चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है। हम बात कर रहे हैं इस समय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। जी हाँ, वो राजा भैया जिन्हें हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, जिनके बारे में हमें शायद कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उन्होंने हमें समय दिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो खुद मौजूद हैं। राजा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे प्रोग्राम खास बात में। सबसे पहले तो आपको बधाई कि सरकार में आप वापस मंत्री बन गए हैं, और वो मंत्री इस तरह से नहीं आप बने हैं जो कि खुद किसी रिक्वेस्ट पर या सरकार ने बनाए, बल्कि एक अग्नि परीक्षा से निकल करके आप वापस है और आपने इस मंत्री पद को बहुत पहले से त्याग रखा था, आपको बनाया गया। कैसा लग रहा है और वो थोड़ा सा दर्शकों को जरूर बताएं। एक आरोप लगा और उसको सबसे पहले तो आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, कई ऐसे न्यूज एजेंसीज हैं जिन्होंने सच को जाने बिना एक दुष्प्रचार किया, या यह भी हो सकता है कि उस सच जानते हुए उन्होंने दुष्प्रचार किया। जहां तक मेरी बात है, एक गलत ढंग से एफआईआर की गई, क्योंकि एफआईआर सिर्फ एक होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी भी एफआईआर में हमारा कोई नाम नहीं था। बाद में एक तहरीर लेकर के उसको एफआईआर का रूप दिया गया, और उस समय हमारे लिए यही उचित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को बचाने के लिए, और इसके पहले कि कोई मुझसे ये कहे कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, त्यागपत्र दीजिए, ये सब कहने के पहले मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मुझको त्यागपत्र देना चाहिए, और मैंने दिया। जो मुझको तकलीफ है कुछ चैनलों से, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कि उन्होंने जानबूझ करके, और कई ऐसे पत्रकार जो मुझको मिलते थे, वो कहते थे कि हकीकत क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर दबाव है, हमको इसको नेगेटिव लाइट में दिखाना है। यहां तक कि कुकरेल, जो यहाँ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, वहां जाकर के कुछ लोग मगरमच्छ का शॉट बना रहे थे, और उसको ये दिखाया गया कि साहब ये राजा भैया के पालतू मगरमच्छ है। तो इन सब बातों से तकलीफ होती है। खैर, पीड़ित पक्ष ने भी यही मांग की, यही मांग मैंने भी सदन में की कि सीबीआई की जांच हो। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उस एजेंसी ने जांच करी, लंबी जांच हुई, हर एक पहलू पर गौर किया गया, और उसमें हमारी भूमिका शून्य पाई गई, उसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। हमारी ही बात जो हमने सदन में और माननीय पत्रकारों के सामने जो हमने कहा था, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस बात की पुष्टि हुई कि मेरा कोई हाथ इसमें नहीं। सब अगर हम बात करें, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति से काफी समय से मैं जुड़ा हूं और मैं आपको कवर भी करता रहा हूं, लगभग एक दशक पहले से लेकर के अगर हम बात करें तो राजा भैया का नाम और स्थान हमेशा, अगर हम बात करें तो एक बहुत टॉप लेवल पे रहा। और जो मुश्किलें आई, जो तमाम अगर हम मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल से लेकर के उनकी हम बात करते हैं, उनके कार्यकाल में जिस प्रकार सबसे पहले राजा भैया जो है वो देश के सामने उनको आए कि राजा भैया भी वो शख्सियत है जो किसी के दबाव में नहीं आ सकते, जिसके ऊपर पोटा जैसा बड़ा मामला तक लगा दिया गया, पूरी सरकार जिसके पीछे
पड़ी रही, उसके बावजूद भी आप अडिग नहीं हुए, आप कहीं ना कहीं से आप झुके नहीं। और आज की सरकार में भी जब आपको, जो कि खासतौर से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरी खुद व्यक्तिगत मेरी तमाम ऐसे बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते अपने नेशनल चैनल में, लेकिन वो खुद उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बोला कि राजा भैया अगर आज हमारे पार्टी में आना चाहेंगे तो उन्हें जरूर हम ले लेंगे। तो ये भाई साहब आपको भी जानकारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना पूरा, आज भी उनके साथ पूरा साथ निभाया। लेकिन ये कब तक, ये अग्नि परीक्षा क्यों राजा भैया ही देना पड़ेगा? सिर्फ क्यों राजा भैया पर ही लोग टारगेट करते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, या आप झुक नहीं रहे, इस वजह से लोग आपके पीछे पड़े रहे? नहीं, देखिए, क्यों टारगेट करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। आपने बहुजन समाज पार्टी के पिछले शासनकाल की बात करी, बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसमें आदरणीय नेताजी के, मुलायम सिंह जी के आदेश पर, और समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर ने भी इस लड़ाई को लड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने लड़ा है, और उस लड़ाई में हमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इतने मुकदमे लाद दिए गए, आपको विश्वास नहीं होगा, 200 ईंटें की डकैती, बल्ब और ट्यूबलाइट चुराने की डकैती, इस तरह के मामले दर्ज हैं। 1 महीना तक कुंडा में जो भी एफआईआर होती रही, हर एफआईआर में हमारा नाम डाल दिया जाता। अज्ञात में अगर नाम पड़ा है तो पुलिस उसको ये तफ्तीश करके कहती कि साहब वो अज्ञात व्यक्ति राजा भैया ही थे। मीडिया ये कहती है कि साहब इनके ऊपर डकैती के मुकदमे हैं, उसके तह में नहीं जाते कि डकैती में गया क्या। डकैती में कोई सोना चांदी नहीं गया, डकैती में गए 200 ईंटें, कहीं कोई सरकारी पुलिया टूट गई, उसका मुकदमा लगा दिया गया, तमाम। और जो देश की सबसे खतरनाक धारा, जिसपे पूरे देश की राजनीति 2 ध्रुवों में बंट गई, पोटा, आपको याद होगा कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा का संवेद सत्र बुलाया गया था, वोटिंग हुई थी कि पोटा एक्ट उसके बाद रिपील हुआ, पोटा एक्ट समाप्त किया गया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ नेतागण गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब इनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर होना चाहिए। उस समय हम जेल से छूट चुके थे, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, और वो ट्रायल मध्य प्रदेश में जबलपुर में कराया गया। फिर मुझको जबलपुर जेल भेजा गया, और ट्रायल फेस करने के बाद पोटा में ससम्मान में बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। तो एक बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा, और मायावती जी जिसके ऊपर क्रुद्ध हो जाए, जिसके ऊपर क्रोधित हो जाए, उसका कितना नुकसान कर सकती हैं, इसका अंदाजा हम सभी लोगों को है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखे हैं, समझे हैं। और बहुत से ऐसे साथी उस लड़ाई में हम लोगों के बहादुरी से लड़े। देखिए, नाम सिर्फ हमारा हो गया, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। उसमें स्वर्गीय रविंद्र सिंह पुंडीर, कोविद कुमार सिंह जी, यशवंत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे आकर के, अपना नरेंद्र वर्मा जी हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं, कई लोग जिन्होंने आगे आकर के इस लड़ाई को लड़ा। हमारे छोटे भाई के समान अक्षय प्रताप सिंह, जो 3री बार एमएलसी हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे, उनके ऊपर पोटा लगाया गया, हमारे पिताजी के ऊपर पोटा लगाया गया। और इस तरह से कुल मायावती जी के कार्यकाल में 28 महीने विभिन्न जेलों में रहना पड़ा। लेकिन फिर भी यह विश्वास था कि सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, और वो हुई। समय थोड़ा लग सकता है, कष्ट थोड़ा हो सकता है, लेकिन अंततः जीत तो सत्य की ही होती है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मानसिक कमजोरी नहीं महसूस हुई, कभी कमजोरी नहीं महसूस हुई, और उसके बावजूद अगर हम बात करें तो अपने कार्यों से और अपने आप से कभी भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, ना वो कभी राजनीति में आकर के स्वार्थवश भी उन्होंने अपने आप को झुकाव नहीं किया। ये है वो राजा भैया। हमारी उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी से। रघुराज जी, एक बात और निकली खास तौर से आती है। मैं आज अखबार पढ़ रहा था, जब यहाँ मैं लखनऊ में मैं आया यहाँ पे, तो अखबार में मैंने देखा कि आपने एक बात कही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के नहीं किसी और पार्टी के। ये बात सच है, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा वोटों से मुझे लगता है कि अगर मैं करेक्ट, क्योंकि आपको चुनाव जीतते हैं और लगभग इतनी बार से आप चुनाव जीत रहे हैं, यानी जन समर्थन आपके साथ में। तो ये कैसे, मतलब मीडिया जो है खासतौर से, वो मीडिया भी कहीं ना कहीं, क्या हम बात, जैसे आपने जो बात रखी, क्या वो भी आपके ही कोई ऐसे जो लोग हैं जो आपके विरोध में, उनके पक्ष में आकर इस तरह से करता है? क्योंकि जनता का समर्थन इतना जबरदस्त और विशाल है आपके साथ में, ये इसके लिए विरोधी जो आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि विरोधी आप किसी एक को मानते हैं, बहुत सारे लोग विरोधी हैं आपके? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मीडिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे चैनल्स हैं, बहुत साहसी लोग हैं जो सच्चाई दिखाने का साहस करते हैं, बहुत से सिद्धांतवादी लोग हैं। लेकिन जिस तरह राजनीति है, व्यापार है, या जीवन के अन्य क्षेत्र हैं कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा क्षेत्र बदनाम हो जाता है। आज राजनेताओं को टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने शर्मनाक हरकतें करी, उसकी वजह से एक आम छवि जो राजनेता की बन गई है, वो ये बन गई है कि मतलब ये बड़े गंदे लोग होते हैं, बड़े गिरे हुए लोग होते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि निहित स्वार्थ के कारण हो सकता है कि मीडिया के कुछ चैनल के लोग वो निहित स्वार्थ के कारण सच्चाई छिपा करके झूठ को बढ़ावा देते हुए एक साजिश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उससे वो अपनी विश्वसनीयता कम करते हैं, न सिर्फ अपने चैनल की बल्कि पूरे मीडिया जगत में एक आम जनता का पत्रकारों के प्रति, पत्रकारिता के प्रति, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति जो एक नज़रिया होना चाहिए, उस विश्वसनीयता में कमी आती है। बस अब क्षत्रिय राजनीति के ऊपर जो आपने भी जैसे बोला कि क्योंकि आपके वहाँ जिस हिसाब से जो कास्ट जो समीकरण है वहाँ पे वोटर्स के, उसके हिसाब से क्षत्रिय वहाँ का में, फिर भी आपको ये वोट दूसरे मिलता है, क्योंकि आपका वहाँ पे अपना व्यक्तिगत वो है जिसमें सब लोग ही आपको वोट डालते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट आपने किया होगा या उनके लिए आपने कुछ भी अच्छा किया जिसको हर वर्ग आपको सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी इस बात से आप अस्वीकार नहीं कर सकते कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने भी देश भर में जब हम लोग जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो मुझे आज भी याद है कि केरला में अगर हम चुनाव में गए तो वहां पे नायर वो क्षत्रिय माने आते हैं। उनके बीच में अगर हमने कोई बोला कि आपको, तो वो बात करते हैं कि हमारे पास कोई ठाकुर लीडर नहीं है, राजा भैया आपके यूपी का है, वो हमको बहुत वो हम उनके समर्थन में। मैं आंध्र प्रदेश गया, वहां रेड्डीज जो हैं वो रेड्डीज हैं, राजूज हैं, वो राजू, वो अपने आप को ठाकुर मानते हैं, वो वहां पे आपकी ख्याति फैली है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि जो ठाकुर वहां पे आप कभी शायद बहुत कम भी गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जो क्षत्रिय समाज है, चाहे वो राजस्थान का हो या किसी भी प्रदेश का, मैंने देखा कि आपको लेकर के बहुत ज्यादा संवेदना उनके दिल में। तो कैसे अपने आप को नहीं मान सकते कि आप क्षत्रियों के नेता नहीं है, और आप इससे दूरी कैसे बना सकते जबकि पूरा खुद क्षत्रिय समाज आपको अपना नेता मान रहा है? शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया। मैंने बात अपनी विधानसभा की थी कि क्षत्रिय बहुत कम संख्या में है, इसके बावजूद मैं इतने भारी मार्जिन से जीतता हूं, इसका श्रेय हर जाति वर्ग को जाता है। ये एक अलग विषय हो गया। क्योंकि मायावती से उस बसपा की सरकार से जो संघर्ष हुआ और जिस तरह के मुकदमे लगाए गए, स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय बुजुर्गों को, क्षत्रिय नौजवानों को, माताओं को, बहनों को हमारे एक सहानुभूति हुई, इनके साथ गलत हो रहा है। परिवार का सदस्य होने की तरह से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। लेकिन मैं क्षत्रिय समाज का नेता अपने आप को नहीं मानता हूं, मैं एक सेवक ही मानता हूं अपने आप को। मैं हमेशा सेवक ही मानता हूं। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि उस लड़ाई में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके सामना किया, लड़ाई लड़ी, और अंततः हम लोग विजयी हुए। अब सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखिए, बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों की जब आप तुलना करेंगे, आज हम और आप बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ, आप पत्रकारिता से हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे ये आया है कि आज आप हमसे बात कर पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी पत्रकार को बाइट दे दे, उस पर बैन लगा हुआ था, वो प्रतिबंधित था, और अगर ऐसा करता तो हो सकता है वो निकाल दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने, एक छोटी सी घटना है कि धरना स्थल मायावती जी ने यहाँ से हटा करके गोमती किनारे कर दिया था, और जिसको भी धरना देना होता था वहाँ कोई देखने नहीं जाता था कि कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, कौन आत्मदाह का प्रयास कर रहा है, कौन।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, निंदक नीरे राखिए के सिद्धांत पर धरना स्थल पुनः हम यहाँ बहाल करेंगे, और इतना ही नहीं, उनके लिए शौचालय, उनके लिए पेयजल की सुविधा और उनके लिए तंबू कनात की जगह निर्धारित कर दी गई कि यहाँ आप लोग सरकार के खिलाफ धरना दीजिए। तो ये इसको एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। ये एक लोकतंत्र का एक इसको उपलब्धि माननी चाहिए कि इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, तो वाकई स्वागत योग्य है ये कदम। बस अब यूपी की राजनीति में अगर हम बात करें, क्योंकि आप खुद इस पूरी राजनीति के एक बड़े महारथी हैं, वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है, तमाम सऊदी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं, अभी भी आज ये निकल के आए कई ऐसे जो पार्टी के नेता जिन्होंने अपना प्रत्याशी जो उनको बनाया गया तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, दूसरे दलों में जा रहे हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की तरफ झुकाव सबका हो रहा है, एक हवा सी बह रही है उनकी तरफ। बीजेपी की भी हवा इसी तरह से तेज चले, तमाम ऐसे नेता जो समझ रहे हैं अगर उन्हें बीजेपी में चले गए और पार्टी का टिकट मिलता तो वो सांसद हो जाएंगे आने वाले चुनाव में। आपके अनुसार अगर हम बात, क्योंकि आप मीडिया कोई बात अपने आप से कहती है, क्योंकि मीडिया को वो धरातल पे नहीं है, उसको लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। आप एक बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ हवा चल रही है और किसका आने वाला समय अगर किसी पार्टी का आपको लगता है बेहतर ज्यादा रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समर्थक के रूप में और राज्य के मंत्री के रूप में पूरी मेहनत से अपनी क्षमता भर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार और सीटें अधिक से अधिक आए। अब मैं एग्जैक्ट संख्या तो नहीं कोट कर सकता कि कितनी आएंगी, लेकिन हमारा सब लोगों का प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएँ। और चुनाव सामने है, हम प्रदेश में जाएंगे, जो विकास किया है, जो योजनाएं लागू हुई हैं, उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। राजा भैया से हमारी ये बातचीत जाती रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से। भाई साहब, पार्टी में लोग कहते हैं कि विरोधी बाहर हैं, पार्टी में भी आप जिस भी पार्टी से कभी जुड़े रहे, खास क्योंकि आप निर्दलीय विधायक के रूप में हमेशा चुनाव लड़ते हैं और आप किसी भी दल को आपने समर्थन कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है, जो आज तक जितनी मुझे जानकारी हो, मैंने खुद भी देखा है कि आप एथिक्स के ग्राउंड पर किसी को सपोर्ट करते हो, दल कोई भी, उसका रंग चाहे केसरिया हो, इसका रंग हरा हो या उसका रंग कोई भी हो, आपने हमेशा कहीं ना कहीं सिद्धांतों के आधार पर किसी को समर्थन दिया। आज आपका जो व्यक्तित्व बन चुका है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आप खुद एक ऐसे नेता हो चुके कि आप अपनी खुद की आप पार्टी फ्लोट कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं तरक्की करता है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो यूपी से हट करके एक राष्ट्रीय कद का हो चुका है। मीडिया में कोई भी बात आए, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जो हर जगह के जो लोग हैं वो आपके बारे में आपका समर्थन करते हैं, तो आप कब तक आप अपने, क्या जो एथिक्स के अलावा कभी आप अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते? क्योंकि मेरे तमाम नेताओं से जब बातचीत होती है, वो बड़े नेता भी कहते हैं, राहुल गांधी तक ये कहते हैं कि राजनीति में लोग आते हैं स्वार्थ के नाते, तो क्या आपका स्वार्थ नहीं है राजनीति में? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा स्वार्थ नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ तो गलत कहता हूँ। और जीवन के जिस भी क्षेत्र का चयन किया है वो हमने अपनी रुचि से किया है, आपने अपनी रुचि से किया है। और किसी भी क्षेत्र में कोई रहे, वो चाहेगा कि आज वो जहाँ है कल इससे और आगे बढ़े। आप आज जिस पद पे हैं, कल आप चाहेंगे कि आपके चैनल का और विस्तार हो। कोई व्यक्ति व्यापार में है, कोई शिक्षा क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में है, कोई राजनीति में है, वो चाहेगा कि, स्पोर्ट्समैन चाहेगा कि आज हमारा जो रिकॉर्ड बना है कल हम इसको तोड़ें और आगे बढ़ें और मेडल्स मिले। तो ये तो एक इंसान की स्वाभाविक वृत्ति होती है। हाँ,
पार्टी बनाने की बात को तो मैं फुल टर्म पॉलिटिशियन नहीं हूँ और न मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता है, और इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई हमारी योजना नहीं। वैसे अब नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको, मुझे जहां तक जानकारी, हर दल आपको सांसद के लिए आपको प्रत्याशी बनाना चाह रहा था। खुद आप, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश से हट करके नेशनल पॉलिटिक्स में आपकी एक जो कद है, जहां पे हम बड़े नाम हम लेते हैं, उस बड़े नामों में आपकी गिनती होती है। आज के समय पे अगर हम बात करें तो क्या आप कभी नहीं चाहेंगे आप प्रदेश से हट करके नेशनल पॉलिटिक्स में भी आप जाएं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। 2004 में सरकार तो हम लोगों की बन चुकी थी, नेताजी मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन बसपा सरकार ने इतने मुकदमे लाद दिए थे कि उनकी जमानत होने में 8 महीने लग गए। उसी समय संसदीय चुनाव निकट आ गया था। नेताजी की इच्छा थी, उस समय अमर सिंह जी पार्टी में थे, उनकी इच्छा थी कि मैं संसदीय चुनाव लड़ूं, लेकिन हमने विनम्रतापूर्वक मना किया। तो उन्होंने बताया कि अच्छा बताओ किसको लड़ा जाए। तो हमने कहा कि अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी जो हमारे अनुजवत हैं, सुख दुख के साथी हैं, हमने कहा कि इनको टिकट दीजिए। तो कहा कि अच्छा जीत जाएंगे? यही प्रश्न था नेताजी का कि जीत जाएंगे? हम कहे 100% जीत जाएंगे। कहना आप तो जेल में हैं। तो हम कहे जेल से जिता लेंगे, आप टिकट दीजिए, हमारे ऊपर विश्वास। और हुआ भी वही, उनको टिकट दिया गया, जेल से ही 70,000 वोटों के अंतर से वो विजयी हुए, लोकसभा में पहुंचे। उस समय भी हमारा मन नहीं किया कि हम प्रदेश छोड़ करके दिल्ली की राजनीति करें। हो सकता है भविष्य में कभी मन करे, लेकिन आज अगर हम आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रुचि प्रदेश की राजनीति में ज्यादा है। वैसे इस पूरे जो घटनाक्रम होते रहे, जहां तक मुझे अभी आज भी याद है कि मायावती के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थी, तो जो दबाव ऐसा नहीं होता कि वो दबाव ऐसा था कि आपकी आदमी सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी होती थी। उस समय जो वो जिस प्रकार की जो राइवलरी चल रही थी, वो किसी को बर्बाद करने की हैसियत तक में आ चुकी थी। लोगों के घरों की कुर्कियां हो रही थी। तमाम विधायक थे जो निर्दलीय विधायक खासतौर से थे, और खासतौर से हम बात करें तो सारे क्षत्रिय विधायक थे। आपने हालांकि नाम, यही हम दर्शकों से बताना चाहिए, ये राजा भैया का कद आप समझ सकते हैं कि उस समय उस सारे क्षत्रिय विधायक एक साथ हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो गैर क्षत्रिय जो नेता थे उनका भी इन्होंने नाम लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे ये किसी एक दल से या एक राजनीति किसी उससे नहीं करते हैं, बल्कि सभी लोग जो भी इनके साथ में थे उन्होंने सबका इन्होंने नाम लिया। और ऐसे मौके पे जब सबके घरों की कुर्कियां हो रही थी, सबके करियर्स तक चौपट हो रहे थे, आपने उस समय अपना साथ दिया पूरी तरीके से और अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे वक्त से, उस समय से लेकर के आज तक पे जो हम सबसे जो आखिरी घटनाक्रम हुआ जिसमें से आप अग्नि परीक्षा से निकले, परिवार आपका कैसे रहता होगा? क्या परिवार उस घटनाक्रम से कैसे होता होगा? इस बारे में हम जरूर और दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि परिवार आपके साथ कैसे खड़ा है ऐसे मौके पे। हमारे पिताजी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और आज मैं ये बात खुलासा करना चाहता हूं कि आज तक जितने भी हमने चुनाव लड़े हैं, न 1 रुपए उन्होंने मुझको चंदा दिया है और न ही उन्होंने अपना वोट दिया है। वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो वोट देने जाते भी नहीं हैं और वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उस समय अगर किसी का पिता जेल में हो, भले वो पोटा हो या कोई भी धारा हो, लेकिन छोटे बच्चों को ये समझाने में कि तुम्हारे पिता ने कुछ गलत नहीं किया है, उनको एक राजनीतिक साजिश के तहत या एक राजनीतिक आंदोलन में गए हैं या राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, ये एक बड़ा लंबा जवाब हो जाता है 4-5 साल के बच्ची के लिए। और अक्सर बच्चे तो बच्चे होते हैं, चर्चा हो जाती है, क्लास में दूसरे बच्चे छेड़ते हैं कि जैसे तुम्हारे पिता जेल में हैं, तुम्हारे पापा जेल में हैं, तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा कष्टकर होता है। ये पहलू हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब हमारे बच्चे हमसे मिलने आए तो वो रो करके ये कहने लगे, तो हमने कहा तुम इतना विश्वास रखो कि जिस भी कारण से मैं जेल में हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और कोई ऐसा काम नहीं किया है कि तुमको शर्मिंदा होना पड़े। कि हम कहे ये संघर्ष है, ये तुम बड़े हो जाओगे, तुमको समझ में आएगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि जिससे तुम लज्जित हो, तुमको बेइज्जती महसूस हो। और फिर इतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़े कि अपनी पुत्री का एडमिशन हमको उस विद्यालय से निकाल करके दूसरे विद्यालय में कराना पड़ा। उसने स्कूल जाने से मना कर दिया कि वहाँ लोग हमको छेड़ते हैं, हम जाने। तो ये सब कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन वो कठिनाइयों का स्वागत है, उस दौर में ये सब चलता रहता है। इसमें कहीं भी इन सब चीज़ों ने और शक्ति दी और ताकत दी लड़ने की। और मैं फिर निवेदन करूँगा कि अपने आप में अपराध बोध न हो तो कहीं से भी कोई कमज़ोरी आती रहती नहीं।
तमाम लोग, खासतौर से दर्शकों से हम बोलना चाहेंगे कि राजा भैया का जो नाम है, ये उपनाम, क्योंकि राजा भैया के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, देश के लोग भी और प्रदेश के लोग खासतौर से। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो इनसे नजदीक है, उनको तो इस बारे में जानकारी है, खुद एक राजा परिवार से हैं। जी हाँ, भद्री जो स्टेट है उसके आप राजा हैं। और भाई साहब, ऐसे परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद भी आप जो कि एक राजा परिवार, तमाम ऐसे राजाओं जो इस समय राजनीति में उन्होंने अपने आप को बदल लिया, कहीं ना कहीं अपने पाले बदले, उनके लिए राजा जो कहीं ना एक शब्द है बस वो राजा नाम के लिए है या कहीं ना एक डिग्निटी के लिए। आप उस परिवार से होने के बावजूद भी आपने राजनीति में कभी अपने आप को समझौता नहीं किया, लेकिन कैसे? और उस परिवार को भी आपने कभी बताया नहीं कि आप एक राजा परिवार से, और आपने कभी उसको जेस्चर नहीं शो किया कि आप राजा से साधारण व्यक्ति की तरह आप अपने को मेंटेन किया। ये कैसे आप कर पाते हैं? देखिए, राज रियासत तो भारत की आज़ादी के साथ ही समाप्त हो गई। जो बची खुची सुविधाएं मिलती थी प्रीवी पर्स के रूप में, वो 71 में ख़त्म कर दी गई। हर आदमी एक आम नागरिक है भारत का, और हमारे दिमाग में भी ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे माता पिता मिले, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमने अपने आप को कभी राज परिवार का नहीं समझा, या हमने ये नहीं समझा कि ये सामने जो व्यक्ति बैठा है मैं इससे ऊपर हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 1857 की जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, उसमें हमारे परिवार के 11 लोग वीरगति को प्राप्त हुए, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, मेरे खास परिवार के। और हमारे बाबा यानी कि पिता के पिता, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल गए, नेहरू जी के साथ रहे। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर वाइस चांसलर रहे। उन्होंने नेहरू जी से, पंत जी से ये बात करी कि भारत अब आज़ाद हो रहा है, एक कृषि प्रधान देश होगा, और ये देश तरक्की करे, इसमें खेती उन्नत किस्म की हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये सुझाव सबको अच्छा लगा, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और हमारे ग्रैंडफादर वहाँ पे फाउंडर वाइस चांसलर बनाए गए। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। हाँ, वोट की राजनीति हमारे पिताजी ने नहीं करी और हमारे ग्रैंडफादर ने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उस परिवार से आने का मुझको गर्व है। और पीढ़ियों दर पीढ़ी क्षेत्र की जनता, भले वो राजनीति में रहे हों या न रहे हों, लेकिन जनता की समस्याओं का निदान, उनकी सहायता करना, और कोई भी आदमी जो राजनीति में नहीं है वो अगर जनता के हित के लिए काम करता है तो उसको ज़्यादा ख्याति मिलती है। अगर विधायक सांसद होने के बाद हम जनता के लिए इलाज का पैसा या इस तरह की चीज़ें कराते हैं तो ये होता है कि साहब ये तो राजनीति में है, ये तो कर रहे हैं ताकि इनको बाद में वोट मिले, उसको वोट के तराजू पे तौला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और राजनीति में नहीं है, फिर भी वो जनता से जुड़ा हुआ है, हर वर्ग में अपनी उसकी पैठ है, सबसे मिलना जुलना है, सबकी मदद करने का जज्बा है, तो उस व्यक्ति की लोकप्रियता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता ये समझती है कि ये निस्वार्थ भाव से हमारा काम कर रहे हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ये, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि एक ही 2 चुनाव चलेगी, उसके बाद जनता आपके अपने कामों का आकलन करेगी। बहुत बड़े बड़े राज परिवार के लोग एक बार तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन दोबारा उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुंडा की जनता का स्नेह है, उनका आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। बस अब एक आखिरी प्रश्न, अगर जिस प्रकार से संघर्ष ये चलता आ रहा है, हालांकि आप जैसे ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई अगर उन पर कृपा करते हैं या उनको कोई ना कोई, शायद अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको क्वालिटी देके जाते हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप इन संघर्षों से और अग्नि परीक्षा से हमेशा सफल होकर निकलें। लेकिन कभी परिवारवश कभी ऐसा मौका आता है कि आपको लगा कि यार इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेटर है, क्योंकि मैं कब तक दुखी रखूंगा अपने परिवार को या हमारे समर्थकों को या खुद को जो है, तो इसके अलावा दूसरा आप क्या क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं, पहले तो मैं सेना में जाना चाह रहा था, लेकिन घर में अकेले होने के कारण मुझको लगा कि अगर सेना में गया तो मैं माता पिता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, घर पे नहीं रह पाऊंगा, और वृद्धावस्था में उनको एक सहारा जो होता है संतान का वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर राजनीति में नहीं रहे तो घर में खेतीबाड़ी करेंगे, पारिवारिक संपत्ति ईश्वर की दी हुई पर्याप्त है, उसी की देखभाल करेंगे और शांति से घर में वास करेंगे। भाई साहब, आपने हमसे बातचीत की, हमारे इस चैनल के प्रोग्राम में हमको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि आज भी
कहीं ना कहीं अपने आप को न राजा मानते हैं, न मंत्री मानते हैं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, और जिनके भाव से आप खुद समझ सकते हैं कि सिर्फ जन समर्थन जो उनको मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और जीवन भर रहना चाहते हैं। अगले सप्ताह एक और ऐसे खास मेहमान के साथ हम आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम